हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल मेडिकल शिक्षा एट द रेट वन पर स्वागत है आप सभी का। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन SAM। पिछली वीडियो में हम पढ़ चुके थे मरासमस एंड क्वाशियोरकोर के बारे में। डिस्क्राइबली हमने देखा था कि मरासमस एंड क्वाशियोरकोर में क्या डिफरेंस है, क्या 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 कंडीशंस मरासमस एंड क्वाशियोरकोर के अंदर देखी जाती हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। देखिए, इस वीडियो को देखने के बाद माल न्यूट्रिशन में आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं रहने वाली है। आप सारे क्वेश्चन इजीली इस वीडियो के बाद में माल न्यूट्रिशन से रिलेटेड सॉल्व कर सकते हो। तो वीडियो को लास्ट तक देखें। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, एक ओवरव्यू देख लेते हैं कि हम SAM के बारे में क्या क्या पढ़ेंगे। देखो, व्हाट इज SAM, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन क्या है, टाइप्स ऑफ SAM, दो टाइप्स हैं, अनकॉम्प्लिकेटेड एंड कॉम्प्लिकेटेड SAM। मैनेजमेंट ऑफ SAM का मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, होम मैनेजमेंट एंड हॉस्पिटल मैनेजमेंट। किन किन कंडीशंस में बेबी को या चाइल्ड को हॉस्पिटल मैनेजमेंट की नीड होती है। देखिए, स्टार्ट करते हैं सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की डेफिनेशन से। क्या डेफिनेशन है? 3 क्राइटेरिया हैं। अगर इन 3 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया प्रेजेंट है तो these criteria, if presence of any one of these criteria is enough to term as SAM। मीन्स अगर इन तीनों क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया प्रेजेंट है तो वो कंडीशन सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की कंडीशन है। कौन कौन से क्राइटेरिया हैं? तो नंबर 1 है वेट फॉर हाइट इज लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन। मीन्स देखिए, वेट फॉर हाइट हमने पढ़ी थी लास्ट वीडियो में। अगर वेट फॉर हाइट, जैसे हमने एग्जाम्पल लिया था पिछली वीडियो में कि मान लीजिए किसी भी पॉपुलेशन के लिए, चाइल्ड के लिए कोई मीन वैल्यू है 10, वेट फॉर हाइट की मीन वैल्यू है 10। अगर -3 स्टैंडर्ड डेविएशन से बिलो आ रही है किसी भी चाइल्ड के लिए, जैसे लेस देन 7 आ रही है, तो वो कंडीशन क्या होगी? वेट फॉर हाइट लेस देन -3 स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन्स सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। या बाइपेडल एडिमा प्रेजेंट है, या मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस लेस देन 11.5 सेंटीमीटर है। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, मिड अपर आर्म सर्कम्फ्रेंस MUAC अगर लेस देन 11.5 सेंटीमीटर है। देखिए, 6 मंथ से लेकर 6 मंथ से लेकर और 5 साल तक के बच्चों के लिए मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस क्या रहती है? इक्वल रहती है। इसे देखा कैसे जाता है? इसको देखते हैं, अपन चेक करते हैं साकर टेप से। देखिए, साकर टेप के बारे में थोड़ा देख लेते हैं हम, साकर टेप क्या होता है एंड कैसे इससे मेजरमेंट करते हैं। 3 कलर कोडिंग होती हैं, यूनिसेफ के द्वारा साकर टेप दिया हुआ है। देखिए, इसमें 3 कलर कोडिंग कौन कौन सी होती हैं? रेड, येलो एंड ग्रीन। रेड कलर कोडिंग होती है आपकी 11.5 सेंटीमीटर से बिलो। अगर मिड आर्म सर्कम्फ्रेंस 11.5 सेंटीमीटर से कम आ रहा है तो वो क्या रहेगा? रेड कलर कोडिंग के अंदर आएगा। ये रहेगी आपकी सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की कंडीशन। अगर 11.5 सेंटीमीटर से लेकर 12.5 सेंटीमीटर के बीच में आ रहा है तो ये रहता है आपका येलो कलर कोड के अंदर। एंड मोर देन 12.5 सेंटीमीटर आ रहा है तो ये रहता है आपका ग्रीन कलर कोड के अंदर। ये रहती है, ग्रीन कलर कोड आता है आपका नॉर्मल कंडीशन के अंदर। येलो होता है आपका बॉर्डर लाइन, बोल सकते हैं येलो को बॉर्डर लाइन। एंड रेड कलर कोडिंग होती है सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की कंडीशन। तो अगर इन 3 क्राइटेरिया में से कोई भी एक क्राइटेरिया प्रेजेंट है तो उसे हम सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन बोल सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा टाइप्स ऑफ SAM। सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के क्या क्या टाइप हैं? अनकॉम्प्लिकेटेड SAM एंड कॉम्प्लिकेटेड SAM। अगर इन दिए हुए क्राइटेरिया में से गुड एंड पुअर के बेस पर या एब्सेंट और प्रेजेंट के बेस पर कॉम्प्लिकेटेड या अनकॉम्प्लिकेटेड ऐसे हम SAM कह सकते हैं। अगर एपिटाइट गुड है, मीन्स एपिटाइट अच्छी है, बच्चे की भूख अच्छी है, तो उस कंडीशन को अनकॉम्प्लिकेटेड। पुअर एपिटाइट है तो कॉम्प्लिकेटेड SAM। NSR का मीन्स जनरलाइज एडिमा। NSR का कैसे बोला जाता है? जनरलाइज एडिमा। अगर जनरलाइज एडिमा एब्सेंट है तो अनकॉम्प्लिकेटेड SAM। एंड जनरलाइज एडिमा या NSR का प्रेजेंट है
तो कॉम्प्लिकेटेड SAM। कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन प्रेजेंट है बेबी में तो कॉम्प्लिकेटेड SAM हो जाएगा, एंड कॉम्प्लिकेशन एब्सेंट है तो अनकॉम्प्लिकेटेड SAM। इनके मैनेजमेंट की बात करें तो अनकॉम्प्लिकेटेड SAM का मैनेजमेंट होम मैनेजमेंट किया जा सकता है, सुपरविजन में होम मैनेजमेंट, एंड कॉम्प्लिकेटेड SAM के लिए बेबी को हॉस्पिटलाइजेशन की नीड होती है, इसका मैनेजमेंट हॉस्पिटल में ही किया जाता है। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम मैनेजमेंट ऑफ SAM। सबसे पहले बात करेंगे होम मैनेजमेंट की। देखिए होम मैनेजमेंट में बेबी को हमें क्या न्यूट्रिशन देना है, माल न्यूट्रिशन का बेबी है तो कितने न्यूट्रिशन की नीड होती है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा इस चीज़ को। देखिए 175 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से विद प्रोटीन 4 to 6 ग्राम पर केजी पर डे। कितना? 175 किलो कैलोरी पर केजी पर डे, एंड प्रोटीन कितना? 4 to 6 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से क्या देना है अपन को? प्रोटीन देना है बेबी के लिए। अब ये दिया कैसे जाता है, इसके लिए फीड कैसे कराया जाता है बेबी को? ये दिया जाता है RUTF से। RUTF क्या होता है? रेडी टू यूज थेरेपेटिक फूड। रेडी टू यूज थेरेपेटिक फूड। ये ऑयल बेस्ड पेस्ट होता है, आपका ऑयल बेस्ड पेस्ट है। बनाया कैसे जाता है? देखिए अब इसमें माल न्यूट्रिशन का बेबी है तो इसमें सारे न्यूट्रिएंट होने चाहिए। इसके लिए क्या क्या लेंगे अपन? शुगर, मिल्क सॉलिड मीन्स चीज़ ले लिया, पनीर बोल सकते हैं, पीनट पेस्ट, वेजिटेबल ऑयल, मिनरल्स, न्यूट्रिएंट एंड एंटीऑक्सीडेंट मीन्स देखिए फैट वेजिटेबल ऑयल, प्रोटीन के लिए मिल्क सॉलिड्स, पीनट पेस्ट एंड कार्बोहाइड्रेट के लिए शुगर, इसके अलावा मिनरल्स, न्यूट्रिएंट एंड एंटीऑक्सीडेंट इसके अंदर अपन मिक्स करते हैं। ये होता है आपका RUTF। अब बात करें RUTF की न्यूट्रिटिव वैल्यू कितनी होती है, इसके अंदर न्यूट्रिशन कितना % होता है। देखिए न्यूट्रिटिव वैल्यू होती है इसकी 543 किलो कैलोरी प्लस 15 ग्राम प्रोटीन पर 100 ग्राम पेस्ट के अंदर। जो हमने पेस्ट बनाया है RUTF रेडी टू यूज़ थेरेपेटिक फूड, इसके 100 ग्राम में कितना? 543 किलो कैलोरी, 543 किलो कैलोरी एंड 15 ग्राम प्रोटीन प्रेजेंट होती है। और इसकी सबसे अच्छी बात है कि इट कैन बी स्टोर्ड अनरेफ्रिजरेटेड फॉर मैनी मंथ्स। इसको बिना रेफ्रिजरेटर के लिए हम घर पर कई महीनों के लिए स्टोर कर सकते हैं। ये है आपका RUTF। इसके अलावा मैनेजमेंट में देखेंगे अपन 4A मैनेजमेंट। 4A मैनेजमेंट क्या होता है? देखिए नंबर 1 है, फर्स्ट A है आपका एंटीबायोटिक्स रिलेटेड। एंटीबायोटिक कौन सी दी जाती है? देखिए A फॉर एंटीबायोटिक, A फॉर एमोक्सिलिन। एमोक्सिलिन चलाई जाती है 5 दिन के लिए, ओरल एमोक्सिलिन। नंबर 2 A है आपका एल्बेंडाजोल। एल्बेंडाजोल दिया जाता है डिवॉर्मिंग के लिए। सिंगल डोज दी जाती है एल्बेंडाजोल की अगर चाइल्ड की एज लेस देन 2 ईयर है तो 200 mg, एंड एज मोर देन 2 ईयर है तो 400 mg की सिंगल डोज एल्बेंडाजोल की दी जाती है। थर्ड ए है हमारा विटामिन A, एंड विटामिन A की डोज कितनी जाती है? अगर 6 मंथ से एज कम है बेबी की तो देंगे 50,000 इंटरनेशनल यूनिट। 6 महीने से लेकर 12 महीने के बीच में अगर चाइल्ड की एज है तो 1 लाख इंटरनेशनल यूनिट, एंड 12 मंथ से ज़्यादा है या कहें 1 साल से बड़ा बेबी है तो विटामिन A की डोज होती है 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट। ये हो गए आपके थर्ड। एंड फोर्थ है अपना एज अप्रोप्रिएट वैक्सीन। जितनी भी एज का चाइल्ड है, 1 ईयर का है, 1.5 ईयर का है, 18 मंथ का है, उस हिसाब से बेबी को इम्यूनाइज करना है, वैक्सीन लगानी है। ये तो हो गया आपका 4A मैनेजमेंट। इसके अलावा सेंसोरी न्यूरल स्टिमुलेशन, बेबी को सेंसोरी न्यूरल स्टिमुलेशन देना है। ये कैसे दे सकते हैं? इमोशनल अटैचमेंट बेबी का अच्छा होना चाहिए, केयर टेकर के साथ अच्छे इमोशनल अटैचमेंट रखना है। नेक्स्ट है होम विजिट बाई हेल्थ केयर वर्कर। अब बेबी का मैनेजमेंट घर पर हो रहा है, SAM का होम मैनेजमेंट हम पढ़ रहे हैं तो इसका सुपरविजन में होना चाहिए किसके? आशा, ANM या आंगनवाड़ी, कोई भी हेल्थ केयर वर्कर के सुपरविजन में ये होम मैनेजमेंट होना चाहिए। नेक्स्ट बात करेंगे हम हॉस्पिटल मैनेजमेंट ऑफ SAM। हॉस्पिटल मैनेजमेंट इन SAM सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का हॉस्पिटल मैनेजमेंट। देखिए अगर कोई कॉम्प्लिकेटेड केस है माल न्यूट्रिशन का या सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन का
तो उस कंडीशन में बेबी को हॉस्पिटलाइजेशन की नीड होती है। उसका मैनेजमेंट किया जाता है 2 स्टेप्स में। देखिए 2 फेज़ में किया जाएगा। कौन कौन सी फेज़ हैं? फर्स्ट फेज़ है अपनी स्टेबलाइजेशन फेज़। ये स्टेबलाइजेशन फेज़ होती है फर्स्ट वीक की। बेबी या चाइल्ड हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है तो उसका फर्स्ट वीक वो रहेगा आपका स्टेबलाइजेशन फेज़। एंड नेक्स्ट सेकंड वीक से लेकर जितने भी दिन तक बेबी एडमिट रहेगा हॉस्पिटल के अंदर वो रहेगा आपका रिहेबिलिटेशन फेज़। स्टेबलाइजेशन फेज़ एंड रिहेबिलिटेशन फेज़ दोनों को मिलाकर एवरेज ड्यूरेशन कहें हम हॉस्पिटल स्टे का तो वो रहेगा आपका बेबी का 6 to 8 वीक तक। मीन्स सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन के बेबी को हॉस्पिटलाइजेशन की कितने वीक के लिए एडमिट किया जाएगा? 6 to 8 वीक के लिए एडमिट किया जाता है। मैनेजमेंट के क्या क्या स्टेप्स हैं? देखिए टोटल 10 स्टेप्स आते हैं मैनेजमेंट के अंदर। जो फर्स्ट 6 स्टेप हैं वो होते हैं मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस। फर्स्ट 6 स्टेप आर मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन। अब वो कॉम्प्लिकेशंस क्या क्या हो सकते हैं? देखिए हाइपोग्लाइसीमिया, सेकंड हाइपोथर्मिया, थर्ड है डिहाइड्रेशन, फोर्थ है इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, फिफ्थ है इन्फेक्शन एंड 6 है आपका माइक्रोन्यूट्रिएंट्स डेफिशिएंसी। इसको आप कैसे याद रख सकते हो? देखिए इसको याद रख सकते हो आप सील्डेड से। सील्डेड टर्म है सील्डेड। सील्डेड से कैसे? देखिए एस फॉर शुगर, शुगर मीन्स हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोग्लाइसीमिया, एच फॉर हाइपोथर्मिया, ई फॉर हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइट, या इसको देखिए स्पेल को ऐसे कर सकते हैं SHIELDED। देखिए हाइपोग्लाइसीमिया, हाइपोथर्मिया, आई फॉर हो जाएगा आपका इन्फेक्शन, EL से हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एंड D फॉर डिहाइड्रेशन, एंड नेक्स्ट D फॉर हो जाएगा आपका डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रोन्यूट्रिएंट्स। तो ये 6 स्टेप हैं आपके मैनेजमेंट के, कॉम्प्लिकेशन मैनेजमेंट के फर्स्ट 6 स्टेप। कैसे याद रखोगे? बाय सील्डेड। देखिए SHIELDED। फर्स्ट हो जाएगा आपका हाइपोग्लाइसीमिया, H फॉर हाइपोथर्मिया, I फॉर इन्फेक्शन, EL से हो जाएगा आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, एंड D फॉर डिहाइड्रेशन, एंड नेक्स्ट D से हो जाएगा आपका डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। ये 6 स्टेप हैं आपके मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन के। जो नेक्स्ट 4 स्टेप रहने वाले हैं ये तो हो गए 6 स्टेप। इसके अलावा जो 4 स्टेप रहने वाले हैं वो होने वाले हैं आपके फीडिंग से रिलेटेड। कॉशन फीडिंग, इसमें पढ़ेंगे हम प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग कि फीडिंग बच्चे को देनी कैसे कैसे है। नेक्स्ट हो जाएगा कैचअप ग्रोथ, बच्चे की ग्रोथ कैसी हो रही है, मैनेजमेंट सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके अलावा सेंसरी स्टिमुलेशन, एंड नेक्स्ट रहेगा आपका प्रिपेयर फॉर फॉलो अप। ये रहेंगे आपके 4 स्टेप। टोटल हो गए आपके 10 स्टेप्स। चलिए सबसे पहले बात करते हैं हम फर्स्ट स्टेप की, हाइपोग्लाइसीमिया के बारे में। देखिए हाइपोग्लाइसीमिया बच्चे में किस कंडीशन को बोला जाएगा? अगर RBS चाइल्ड के अंदर बात करें, RBS कितनी है? 54 mg/dl से कम है, या न्यूनेट्स में बोलें तो न्यूनेट्स में 45 mg/dl से कम RBS है तो उस कंडीशन को बोला जाएगा हाइपोग्लाइसीमिया। अब हाइपोग्लाइसीमिया देखिए सिम्टोमेटिक हो सकता है या एसिम्टोमेटिक से हो सकता है। अगर सिम्टोमेटिक है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, और एसिम्टोमेटिक है तो उसका मैनेजमेंट कैसे करना है। सबसे पहले बात करेंगे अपन एसिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया की। अगर हाइपोग्लाइसीमिया एसिम्टोमेटिक है तो अपन क्या करेंगे? D10% का 50 ml ओरली शुगर्स देंगे। नेक्स्ट क्या करेंगे? रेगुलर ओरल फीड कराएंगे बेबी को। सबसे पहले तो कह सकते हैं क्या करेंगे? 50 ml D10% ओरली देंगे बेबी को, मीन्स शुगर्स देनी है बेबी को। नेक्स्ट फॉलो बाय ओरल फीड्स। अगर न्यूनेट है, बेबी की एज लेस देन 1 मंथ है तो क्या कराएंगे? ओरल ब्रेस्ट फीड 2 आवरली। देखिए ब्रेस्ट फीड इन न्यूनेट्स एवरी 2 आवरली। ये तो हो गया एसिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया का मैनेजमेंट। अगर सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया है, अब सिम्टोमेटिक की पहचान कैसे करेंगे? अगर ट्रेमर प्रेजेंट है, या बेबी लेथार्जिक है, या बेबी को सीजर्स आ रहे हैं,
तो ये हो जाएगा सीवियर, बोल सकते हैं कि सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया है, तो ये हो सकता है आपका सिम्टोमेटिक हाइपोग्लाइसीमिया। इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं? सीवियर हाइपोग्लाइसीमिया के मैनेजमेंट के लिए सबसे पहले देते हैं अपन D10% IV, देंगे कितना? 5 ml पर केजी के हिसाब से, 5 ml पर केजी। ये तो हो गई चाइल्ड के लिए। अगर कोई नियोनेट है तो नियोनेट में दिया जाता है 2 ml पर केजी के हिसाब से। मान लीजिए कोई नियोनेट है 3 kg का, तो कितना हो जाएगा? 6 ml D10% IV लगाएंगे बेबी के लिए। अगर बड़ा चाइल्ड है तो 5 ml पर केजी के हिसाब से D10% देंगे। इसको फॉलो करेंगे अपन 50 ml D10% वाया NG ट्यूब या OG ट्यूब से, ओरोगैस्ट्रिक या नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब से D10% 50 ml देंगे एंड फॉलो बाई ओरल फीड्स। ये हो गया आपका हाइपोग्लाइसीमिया का मैनेजमेंट। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पर, विद हाइपोग्लाइसीमिया हाइपोथर्मिया एंड इन्फेक्शन मस्ट बी ऑब्जर्व। हाइपोग्लाइसीमिया के साथ में हमें हाइपोथर्मिया एंड इन्फेक्शन को भी देखना है, क्योंकि ये दे अकर एज ए ट्रायड एंड इंक्रीज रिस्क ऑफ मोर्टेलिटी। क्योंकि हाइपोग्लाइसीमिया के साथ में हाइपोथर्मिया और इन्फेक्शन हो सकते हैं, ये एक ट्रायड के रूप में तीनों देखने को मिल सकते हैं। नेक्स्ट मैनेजमेंट है हमारा हाइपोथर्मिया। हाइपोथर्मिया का मैनेजमेंट कैसे करना है? देखिए हाइपोथर्मिया होगा क्या, चाइल्ड के अंदर अगर टेम्परेचर लेस देन 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से कम आ रहा है तो वो कंडीशन होती है हाइपोथर्मिया की। वैसे हाइपोथर्मिया की बात करें तो हाइपोथर्मिया को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर टेम्परेचर 36.5 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 36 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में है तो इसे बोला जाता है आपका कोल्ड स्ट्रेस। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, पूछा भी गया है। एंड लेस देन 36 डिग्री सेंटीग्रेड या कह सकते हैं 36 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 32 डिग्री सेंटीग्रेड के बीच में टेम्परेचर है तो उसे बोला जाएगा मॉडरेट हाइपोथर्मिया। एंड लेस देन 32 डिग्री सेंटीग्रेड है तो उसे बोला जाएगा सीवियर हाइपोथर्मिया की कंडीशन। ये तो हो गया आपका हाइपोथर्मिया। एंड इसका मैनेजमेंट कैसे करना है? तो देखिए अगर बेबी टर्म है या चाइल्ड बड़ा है तो उस कंडीशन में क्या करेंगे, बेबी को कवर कराएंगे। अगर प्री टर्म बेबी है तो ओवरहेड वार्मर या बोल सकते हैं रेडिएंट वार्मर पर बेबी को रखेंगे। अगर हीमोडायनेमिकल बेबी स्टेबल है तो बेबी को कंगारू मदर केयर भी करवा सकते हैं। ये रहेगा मैनेजमेंट ऑफ हाइपोथर्मिया। इंपॉर्टेंट क्या है यहाँ पे, रैपिड रिवार्मिंग। देखिए डी को इसको आ कर लीजिए, रैपिड रिवार्मिंग शुड बी अवॉइडेड, इट मे लीड टू डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम। क्या हो सकता है, रैपिड रिवार्मिंग को हमें अवॉइड करना है। क्यों अवॉइड करना है? क्योंकि इसकी वजह से डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम हो सकता है। डिसइक्विलिब्रियम सिंड्रोम मीन्स एकदम से बेबी का अगर टेम्परेचर बढ़ेगा तो बेबी ड्राउजी, बेबी कोमाटोज हो सकता है। ड्राउजी और कोमाटोज, कोमा की कंडीशन में जा सकता है बेबी अगर एकदम से बेबी को अपन हाई टेम्परेचर पर रखेंगे तो स्लो रिवॉर्मिंग करनी है बेबी की। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इन्फेक्शन मैनेजमेंट। इन्फेक्शन का मैनेजमेंट कैसे करना है? देखिए मे मैनिफेस्ट विद हाइपोथर्मिया। इन्फेक्शन कैसे देखेंगे, असेस करेंगे बेबी में हम? सबसे पहले देखिए इन्फेक्शन मैनिफेस्ट करने के लिए, असेस करने के लिए सबसे पहली चीज़ क्या है, ये प्रेजेंट हो सकता है हाइपोथर्मिया के साथ में। मेजॉरिटी कॉल्ड बाय ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। कॉज क्या है इन्फेक्शन का? जो मोस्ट ऑफ इन्फेक्शन का कॉज है या सेप्सिस का कॉज है न्यूबॉर्न में या चाइल्ड में, वो होते हैं आपके ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। इसके लिए क्या करेंगे, स्टार्ट एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक में अपन क्या स्टार्ट करेंगे, पेनिसिलिन विद एमिनोग्लाइकोसाइड्स। एमिनोग्लाइकोसाइड्स का एग्जांपल होता है आपका एमिकासिन। एमिकासिन, जेंटामाइसिन, ये हैं आपके एमिनोग्लाइकोसाइड्स। तो क्या करेंगे, पेनिसिलिन प्लस एमिकासिन स्टार्ट करेंगे। अगर 48 घंटे के अंदर कोई भी इम्प्रूवमेंट नहीं दिख रहा है या सेप्टिक शॉक की कंडीशन बेबी के अंदर दिख रही है तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे पेनिसिलिन प्लस एमिनोग्लाइकोसाइड या एमिकासिन के साथ में अपन ऐड करेंगे सेफोटेक्जिन। सेफोटेक्जिन किसका एग्जांपल है, 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन का। इसके अलावा मेनिंजाइटिस की कंडीशन अगर बेबी में प्रेजेंट है, मेनिंजाइटिस के सिम्टम्स देखने को मिल रहे हैं तो सेफोटेक्जिन या कह सकते हैं 3rd जनरेशन सेफेलोस्पोरिन के साथ में क्या देंगे, एमिनोग्लाइकोसाइड मीन्स सेफोटेक्जिन
सेफोटैक्सिन प्लस एमिकासिन। ये रहेगा हमारा मैनेजमेंट ऑफ इन्फेक्शन। नेक्स्ट स्टेप है हमारा इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। देखिए कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट माल न्यूट्रिशन के अंदर अफेक्ट होते हैं सबसे ज़्यादा, वो मिलेगा आपको देखने को। लो पोटेशियम एंड मैग्नीशियम मीन्स हाइपोकैलेमिया एंड हाइपोमैग्नीशियम, डिक्रीज पोटेशियम एंड डिक्रीज मैग्नीशियम लेवल। मैनेजमेंट कैसे करना है? पोटेशियम देंगे अपन 3 to 4 मिली इक्विवेलेंट पर केजी पर डे के हिसाब से, 3 to 4 मिली इक्विवेलेंट पर केजी पर डे के हिसाब से पोटेशियम चलाएंगे। मैग्नीशियम, देखिए मैग्नीशियम देते हैं अपन कैसे, दो तरह से देते हैं। फर्स्ट डे है जो डोज, फर्स्ट डे की डोज रहेगी 0.3 ml पर केजी, 0.3 ml पर केजी देंगे फर्स्ट डे पर। इंजेक्शन आता है 50% ऑफ मैग्नीशियम सल्फेट का, और उसका 0.3 ml पर केजी के हिसाब से फर्स्ट डे पर। सेकंड डे और उसके आगे कैसे चलाएंगे, 0.8 से लेकर 1.2 MEQ मिली इक्विवेलेंट पर केजी पर डे के हिसाब से डोज दिया जाएगा मैग्नीशियम का। ये है आपका इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का मैनेजमेंट। नेक्स्ट है हमारा डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट। डिहाइड्रेशन का मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा? देखिए, इट इज एज्यूम दैट ऑल चिल्ड्रन विद SAM हैव माइल्ड डिहाइड्रेशन। ये देखा जाता है या माना जाता है कि माल न्यूट्रिशन का या सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन की कंडीशन में बेबी को माइल्ड डिहाइड्रेशन हो सकता है या रहता है। इसके साइन क्या क्या है? डिहाइड्रेशन कैसे देखेंगे अपन? ड्राई ओरल म्यूकोसा, या कह सकते हैं ओरल म्यूकोसा एंड लिप की म्यूकोसा है वो ड्राई देखने को मिलेगी। ओलिगोयूरिया मीन्स डिक्रीज यूरिन आउटपुट डिक्रीज हो जाएगा। नॉर्मल यूरिन आउटपुट कितना होता है? 1 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से क्या रहता है नॉर्मल यूरिन आउटपुट। अगर इससे कम यूरिन आउटपुट आ रहा है तो कंडीशन रहेगी डिहाइड्रेशन की। एंड इंक्रीज थ्रस्ट, बेबी की प्यास बढ़ जाएगी, इंक्रीज थ्रस्ट देखने को मिलेगी। ये रहेगा आपका डिहाइड्रेशन के साइन। इसका मैनेजमेंट कैसे किया जाएगा? मैनेजमेंट की बात करें तो देखिए, विदाउट शॉक, अगर शॉक की कंडीशन नहीं है तो क्या देंगे अपन? ओनली ओरल फ्लूइड से इसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। तो टोटल 12 आवर का 12 घंटे का जो ओरल फ्लूइड है वो कैसे कैलकुलेट करते हैं? पहले 2 टाइप में डिवाइड करते हैं 12 घंटे को, फर्स्ट 2 आवर्स एंड नेक्स्ट 10 आवर्स। तो पहले 2 आवर में अपन फ्लूइड कैसे देंगे? 5 ml पर केजी के हिसाब से हर 30 मिनट में रिपीट करेंगे 5 ml पर केजी के हिसाब से। मीन्स पहले 2 घंटे के अंदर 4 बार 4 टाइम्स 5 ml पर केजी के हिसाब से क्या देंगे? ओरल फ्लूइड देंगे। या कह सकते हैं 30 मिनट्स, एवरी 30 मिनट्स में 5 ml पर केजी के हिसाब से ओरल फ्लूइड देंगे। एंड नेक्स्ट 10 आवर के अंदर, नेक्स्ट 10 आवर में क्या देंगे अपन? 5 से 10 ml पर केजी के हिसाब से। मीन्स ऐसे कह सकते हैं कि डोज कितनी हो गई? दुगनी हो गई। एंड टाइम ड्यूरेशन भी कितना हो गया? दुगना हो गया। कैसे? देखिए, पहले 2 घंटे में दे रहे थे हम एवरी 30 मिनट में, एंड नेक्स्ट 10 आवर्स में कैसे देंगे अपन? एवरी आवरली। कितना देंगे? 5 से 10 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से। ये तो हो गया आपका कैलकुलेशन। अब जो फ्लूइड देने वाले हैं ओरली, उसे बोला जाता है आपका रिजोमल। रिजोमल मीन्स रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन फॉर माल न्यूट्रिशन। रिहाइड्रेशन SO सॉल्यूशन फॉर माल मीन्स माल न्यूट्रिशन, रिजोमल। इसे बनाते कैसे हैं? तो देखिए, सबसे पहले क्या लेंगे अपन? 1 पैकेट ऑफ ORS ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन का। इसके साथ में लेंगे 50 ग्राम सुक्रोज, 50 ग्राम शुगर्स प्लस 45 ml KCl पोटेशियम क्लोराइड। इनको मिक्स करेंगे अपन कितना? 2 लीटर वाटर के अंदर। कैसे बनाया? 1 पैकेट ऑफ ORS, 50 ग्राम सुक्रोज एंड 45 ml KCl मिक्स इन 2 लीटर ऑफ वाटर। ये रहेगा आपका रिजोमल। इसे अपन को 12 घंटे के अंदर देना है। कैलकुलेशन हमने बता दी है आपको। फर्स्ट 2 आवर के अंदर कैसे देना है? 5 ml पर केजी के हिसाब से एवरी 30 मिनट में। एंड नेक्स्ट 10 आवर्स में कैसे देना है? 5 से 10 ml पर केजी पर आवर के हिसाब से। ये तो हो गया मैनेजमेंट विदाउट शॉक। अगर शॉक की कंडीशन प्रेजेंट है तो मैनेजमेंट कैसे करेंगे? देखिए, अगर शॉक की कंडीशन प्रेजेंट है तो ओरली तो मैनेजमेंट हो नहीं पाएगा, तो अपन को क्या करना पड़ेगा? IV इंट्रावीनस फ्लूइड देना पड़ेगा। इंट्रावीनस फ्लूइड क्या चूज़ करेंगे अपन? RL प्लस
5%, डी 5%, या कह सकते हैं RL प्लस डी 5%। देखिए RL प्लस डी 5% क्यों ले रहे हैं अपन, क्योंकि बेबी में क्या है, हाइपोग्लाइसीमिया की भी कंडीशन प्रेजेंट है, तो डी 5% से क्या होगा, हाइपोग्लाइसीमिया का भी मैनेजमेंट होगा। तो ये देना कैसे है, देखिए फर्स्ट आवर में देंगे अपन कितना, 15 ml पर केजी के हिसाब से। पहले घंटे में कितना देंगे, 15 ml पर केजी के हिसाब से फ्लूइड देंगे। मान लीजिए 5 केजी का बच्चा है तो कितना 75 ml IV फ्लूइड देंगे 1 घंटे के अंदर। उसके बाद में करेंगे रेस्पॉन्स चेक। अगर रेस्पॉन्स में हमें क्या लग रहा है कि डिहाइड्रेशन मैनेज हो रहा है, तो वापस से क्या करेंगे, वापस से 15 ml पर केजी के हिसाब से 1 घंटे में दोबारा फ्लूइड लगाएंगे, IV फ्लूइड एडमिनिस्टर करेंगे। देखिए रिपीट 15 ml पर केजी इन 1 आवर एंड फॉलो बाय ओरल फ्लूइड्स। ये तो हो गया मैनेजमेंट, अगर शॉक की कंडीशन में IV फ्लूइड से मैनेजमेंट हो रहा है। अगर फर्स्ट आवर में 15 ml पर केजी के हिसाब से फ्लूइड लगाने पर कोई रेस्पॉन्स नहीं है, इम्प्रूवमेंट नहीं लग रहा है, तो ट्रीट लाइक सेप्टिक शॉक, मीन्स ट्रीटमेंट करेंगे सेप्टिक शॉक की तरह, उसमें आइनोट्रोप्स वगैरह बेबी को स्टार्ट करेंगे। डिहाइड्रेशन के मैनेजमेंट के बाद में लास्ट है हमारा माइक्रो न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी या डेफिशिएंसी ऑफ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। देखिए डोज कितनी दी जाती है माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की, जो नॉर्मली अपना RDA है उसकी डबल डोज दी जाती है, 2 × RDA। अब देखिए इंपॉर्टेंट क्या क्या है, आयरन इज़ नॉट गिवन इन फर्स्ट वीक ऑफ मैनेजमेंट, मीन्स बेबी जब एडमिट हुआ है उसका जो फर्स्ट वीक का फेज़ है, या कह सकते हैं जो स्टेबलाइजेशन फेज़ है, उसके अंदर आयरन बेबी को नहीं देना होता। आयरन नहीं देंगे फर्स्ट वीक के अंदर। क्यों नहीं देंगे, क्योंकि इट प्रमोट फ्री रेडिकल डैमेज टू द इंटेस्टाइन, मीन्स इंटेस्टाइन की डैमेज कराता है, एंड इसके अलावा प्रमोट्स बैक्टीरियल प्रोलिफरेशन, बैक्टीरियल की ग्रोथ को प्रमोट करता है। इस वजह से फर्स्ट वीक में आयरन नहीं दिया जाता है। सेकेंड वीक से अपन क्या करेंगे, आयरन स्टार्ट करेंगे, एंड कितना देंगे, 3 mg पर केजी पर डे के हिसाब से, पर केजी पर 3 mg पर डे आयरन की डोज दी जाएगी। एंड कितने दिन चलेगा ये, 1 से 2 महीने के लिए मैनेजमेंट आयरन का चलेगा। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट विटामिन ए। विटामिन ए दिया कितना जाएगा, देखिए अगर बच्चे की एज 1 साल से ज़्यादा है एंड वेट 8 kg से कम है, 1 साल का बच्चा है या 1 साल से ज़्यादा का बच्चा है लेकिन वेट कितना है, लेस देन 8 kg है, तो हाफ डोज दी जाएगी। वैसे तो देखिए 1 साल से बड़े बच्चे को डोज कितनी जाती है, 2 लाख इंटरनेशनल यूनिट, बट 8 kg से अगर वजन कम है तो बच्चे की डोज कितनी हो जाएगी विटामिन ए के लिए, हाफ डोज। एंड नेक्स्ट अपना माइक्रोन्यूट्रिएंट है वो है विटामिन के। विटामिन के की 2.5 mg की सिंगल डोज बेबी को IM लगाई जाती है। अगर विटामिन ए की बात करें हम, विटामिन ए के मैनेजमेंट में अगर जीरोप्थैलेमिया के सिम्टम्स प्रेजेंट हैं, अगर जीरोप्थैलेमिया ड्राइनेस ऑफ आइज प्रेजेंट है, तो 3 डोज विटामिन ए की दी जाती हैं। 3 डोज कब कब दी जाएंगी, फर्स्ट दी जाएगी 0 डे पर, मीन्स जैसे आज दी गई है, तो नेक्स्ट दी जाएगी कल फर्स्ट डे पर, एंड थर्ड डोज दी जाएगी 14th डे पर, 0, 1 एंड 14th डे। 3 डोज विटामिन ए की जीरोप्थैलेमिया की कंडीशन में दी जाती हैं। ये हो गया आपका मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशंस, मैनेजमेंट ऑफ कॉम्प्लिकेशन के फर्स्ट 6 स्टेप। इसके बाद में बात करें हम नेक्स्ट 4 स्टेप की, तो देखिए उसके अंदर जो फर्स्ट स्टेप आता है वो होता है आपका प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग। प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग मीन्स हमें फीडिंग कैसे कैसे करानी है, बच्चे को फीडिंग कैसे देनी है। तो देखिए स्टार्ट का जो फर्स्ट वीक है, स्टार्टिंग का फर्स्ट वीक, उस फर्स्ट वीक के अंदर दी जाती है आपकी F75 डाइट। F75 का मतलब क्या है कि फर्स्ट वीक के अंदर जो किलो कैलोरी दी जाएंगी वो दी जाएंगी 75 किलो कैलोरी के हिसाब से। एक साथ बेबी को हमने पढ़ा था अभी कि 175 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से दी जाएंगी, लेकिन हम ऐसे नहीं कि फर्स्ट डे से ही 175 किलो कैलोरी पर केजी पर डे के हिसाब से स्टार्ट कर दें। स्टार्ट करेंगे ओनली 75 किलो कैलोरी पर डे के हिसाब से पर केजी पर। उसके बाद में सेकंड वीक से हमारा जो रहेगा, सेकंड वीक से रहेगी डाइट F100 डाइट, मीन्स 100 किलो कैलोरी पर केजी पर डे, ये रहेगी सेकंड वीक से हमारी। एंड सेकंड वीक के बाद में जो हमारा फाइनल गोल रहेगा
वो रहेगा हमारा F175 या 200। ये रहेगा अपना फाइनल गोल। फाइनल गोल इसमें दिया जाएगा 175 से 200 किलो कैलोरी पर केजी पर डे, एंड प्रोटीन कितनी रहेगी 4 to 6 ग्राम पर केजी पर डे। ये रहेगा अपना प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग। प्रिंसिपल ऑफ फीडिंग के बाद में जो नेक्स्ट स्टेप है, या कह सकते हैं इसके अलावा मैनेजमेंट कैसे देखा जाएगा, तो नेक्स्ट है हमारा कैचअप ग्रोथ का। तो कैचअप कैसे करेंगे ग्रोथ की हम, देखिए मैनेजमेंट को देखेंगे हम कि मैनेजमेंट हमारा सक्सेसफुल हो रहा है या नहीं हो रहा है। उसके लिए अपन देखेंगे, देखिए कि एडिमा डिक्रीज़ होना स्टार्ट नहीं हुआ है कि हो गया है। अगर एडिमा डिक्रीज़ होने लग गया है तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे, सक्सेसफुल मैनेजमेंट चल रहा है। बेबी का वेट इंक्रीज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, अगर वेट इंक्रीज हो रहा है 5 ग्राम पर केजी, 5 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से बेबी का वेट इंक्रीज हो रहा है, तो उस कंडीशन में क्या बोलेंगे कि मैनेजमेंट सक्सेसफुल है। एंड इसका जो फाइनल गोल है मैनेजमेंट का, वो होता है हमारा सक्सेसफुल देखने के लिए कि 5 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से 3 कंटिन्यूस डे में 5 ग्राम पर केजी पर डे के हिसाब से वेट गेन हो रहा है कि नहीं हो रहा। एंड 10 डेज में एडिमा एब्सेंट हुआ है कि नहीं हुआ, मीन्स एडिमा एब्सेंट इन 10 डेज। तो ये है हमारा सक्सेसफुल मैनेजमेंट ऑफ SAM। इसके अलावा देखिए जो प्रॉब्लम आती हैं फीडिंग में, वो प्रॉब्लम क्या क्या आती हैं, उसमें आती है आपकी एक रीफीडिंग सिंड्रोम। रीफीडिंग सिंड्रोम क्या होता है, देखिए हम क्या करते हैं, अभी हमने पढ़ा था कि हम डाइट देते हैं कैसे, ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज कैलोरीज को क्या करते हैं, ग्रेजुअली इंक्रीज करते हैं। अगर हम ग्रेजुअली इंक्रीज ना करके स्टार्टिंग से ही फुल कैलोरी बेबी को देने लग जाए 175 किलो कैलोरी के हिसाब से या तो 200 किलो कैलोरी के हिसाब से दे रहे हैं, तो उस कंडीशन में बेबी में क्या देखने को मिलेगा, इंसुलिन के इफेक्ट से हाई कैलोरी दे रहे हैं तो इंसुलिन के इफेक्ट से बेबी में क्या देखने को मिलेगा, हाइपोकैलेमिया या डिक्रीज मैग्नीशियम का लेवल देखने को मिलेगा। इसलिए हमें क्या करना है, ग्रेजुअली इंक्रीज करना है किलो कैलोरीज के। इसके अलावा प्रोटीन भी अगर हम ग्रेजुअली इंक्रीज ना करके स्टार्टिंग से ही अपन 4 से 6 ग्राम किलो कैलोरी देने लग रहे हैं, तो उसमें भी क्या मिलेगा, अपन को डिसिक्विलिब्रियम सिंड्रोम देखने को मिल सकता है। बेबी ड्राउजी एंड कोमाटोज बेबी हो सकता है, लेकिन ये जो आपका प्रोटीन की वजह से जो प्रॉब्लम क्रिएट होनी है ये सेल्फ रिजॉल्व हो जाती है, इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। ये है आपका सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। उसका मैनेजमेंट क्या होता है, सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन। इसके अलावा सेंसरी न्यूरल स्टिमुलेशन देना है बेबी को, सेंसरी न्यूरल स्टिमुलेशन एंड फॉलोअप। बेबी के पेरेंट्स को, गार्जियंस को क्या करना है, फॉलोअप के लिए बोलना है कि टाइम से फॉलोअप कराएं। ये हो गया आपका सीवियर एक्यूट माल न्यूट्रिशन कंप्लीट। देखिए एक चीज़ है यहाँ पर कि हमने जो न्यूट्रिशन इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस पढ़ा था, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस का मैनेजमेंट पढ़ा था, तो उसका मैनेजमेंट चलता है 2 वीक्स तक। इलेक्ट्रोलाइट मैनेजमेंट कितने वीक चलेगा, 2 वीक तक चलता है। एंड टोटल स्टे कितनी बताई थी हमने, 6 to 8 वीक्स की, 8 वीक्स टोटल स्टे इन हॉस्पिटल। ये है आपका मैनेजमेंट ऑफ SAM। तो थैंक यू सो मच, जल्दी ही मिलेंगे आपसे एक और अच्छे से टॉपिक के साथ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो, नॉलेजेबल लगी हो, आपको कुछ नया सीखने को मिला है, तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।